कल लास्ट कहाँ तक हुआ था, कोई मुझे प्लीज रिमाइंड कराएगा सेक्शन? आज ये चैप्टर खत्म कर लेंगे 3। चलिए 23 तक हो गया था, 24 पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अच्छे से पढ़िए, मैं एक कोशिश करूंगी कि सोगा थोड़ा जल्दी हो जाए ताकि आपके 1-2 सब्जेक्ट्स और कवर करा दूं, क्योंकि कुछ बच्चे राजस्थान भी दे रहे होंगे ना, उन लोगों के लिए भी। चलिए सेक्शन 24 देखते हैं। हाँ, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। अब क्या कहता है आपका ये सेक्शन? आगे आने वाले सेक्शंस जो हैं आपके वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं कंपैरेटिवली। देखिए क्वेश्चन तो सभी जगह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से उठा के पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देना है कि हाँ अभी ये जो सेक्शन है ना ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके लिए हाँ ऑफ कोर्स सभी जगह से आता है, बट इनमें ना इतना इन डेप्थ घुसने की कोशिश मत करना। 1-2 चीजें पकड़ के चलने वाले सेक्शन है कि आपको उनका एक बेसिक सा आइडिया हो जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से आएगा, कहाँ से आएगा, है ना। अब हम देखते हैं कि 24 की लैंग्वेज क्या है। क्या कह रहा है 24? बेटर होगा कि बेयर एक्ट में पहले देखें आप लोग, है ना। व्हेन गुड्स आर, टाइटल क्या है पहले तो? टाइटल गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। आप जानते होंगे ना कि पहले तो एक छोटी सी बात सुन लीजिए, आप जानते होंगे ना कि जैसे अगर कोई चीज़ खरीद भी लेते हैं तो जो डिलीवरी हो रही होती है हमेशा सिर्फ सेल वाले पार्ट में नहीं होती। कई बार ऐसे होता है आपने कुछ खरीद लिया, आपको वो रिटर्न करना है, रिटर्न के बाद दोबारा डिलीवर हो रहा है, तो दैट केस में भी ठीक है। तो क्या कहता है सेक्शन? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। अब यहाँ पे क्या है? गुड्स जो हो रही हैं डिलीवर हो रही हैं बायर को ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। ऑन अप्रूवल मतलब ये तो आ जाता है एक जनरल सेल के अंदर कि आपने कुछ ऑर्डर किया था और वो चीज आपको डिलीवर हो रही है, तो ये तो हो जाता है ऑन अप्रूवल। और ऑन सेल और रिटर्न, ऑन सेल और रिटर्न क्या है कि आपने वहां पे कोई चीज से उसने सेलर ने सेल की थी और आपने उस चीज को रिटर्न किया किसी कारण से, और रिटर्न होने के बाद फिर वो होता है ना कि अगर मान लीजिए गुड्स रिटर्न के लिए आप वहाँ पे दे आए या वो घर से आके ले गए तो फिर वो वहाँ पे दोबारा डिलीवर होगी। रिटर्न के केस में भी तो डिलीवरी होती है ना, अगर आपका रिटर्न वो घर आके ले जाते हैं या कहीं पे आप दे आते हैं, फिर वो रिटर्न की हुई चीज़ को उन्हें डिलीवर करना होता है, तो रिटर्न के केस में भी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है आगे? और दिस सिमिलर टर्म्स, या फिर और भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है यही चीजें हो। क्या क्या है? अप्रूवल पे या सेल और रिटर्न पे या सिमिलर टर्म पे। द प्रॉपर्टी देयरइन पासिस टू द बायर। कहने का मतलब ये है कि जो डिलीवरी होगी गुड्स की इस सिचुएशन में, इसमें या किसी भी सिचुएशन में, प्रॉपर्टी हमेशा पास किसको होगी? बायर को पास होगी प्रॉपर्टी। कब पास होगी? when he signifies his approval। अगर नॉर्मल सेल हो रही है नॉर्मल टर्म्स पे तो उसको सिग्निफाई करना पड़ेगा, यस आई एम रेडी टू टेक द डिलीवरी ऑफ माई गुड्स, ठीक है, तो वो वहाँ पे अप्रूवल देगा या फिर उसको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। देखिए हर बार इस चीज़ में एक मोटी सी बात निकल कर आती है कि सोगा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कोई चीज़ बिक रही है और कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ को खरीद रहा है, तो जब ऐसे होता है ना तो जब वो फिर उस चीज़ की डिलीवरी करानी पड़ती है सेलर को। जब सेलर उस चीज़ को डिलीवर कराता है, इन दैट केस जब सामने वाला बंदा डिलीवरी लेता है, आपने देखा होगा आजकल बेसिकली कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी, आपके घर पे उसकी डिलीवरी आ गई, कई बार लोग क्या करते हैं कि उसको लेते ही नहीं है, डिलीवरी ही नहीं एक्सेप्ट करते, गुड्स को रिजेक्ट कर दें। ओपन डिलीवरी तो सब में नहीं होती है ना, मान लीजिए ओपन भी नहीं है, बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं ले रहे। सीओडी में तो लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं। तो ये उस तरह की चीज़ों का है कि जब डिलीवरी में एक्सेप्टेंस कब आ रहा है, डिलीवर कब हो रही है, जब वो सिग्निफाइज कर रहा है, अपना अप्रूवल दे रहा है या एक्सेप्टेंस दे रहा है सेलर को, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे हो जाए, मान लीजिए मैं कम्युनिकेशन करके कुछ ऐसे नहीं करती हूँ, बट हाँ वो मेरे गेट पर आए पार्सल लेकर, मैंने उनसे वो पार्सल रिसीव किया एंड देन उसके बाद ना मैंने उनको पे कर दिया उस चीज़ के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कोई ऐसे अप्रूवल का नोट साइन नहीं किया, हर बार साइन भी नहीं करना पड़ता। इफ़ आई एम पेइंग, या फिर मान लीजिए पहले से पेड था ऑर्डर, तो वो आए, उन्होंने मुझे पार्सल दिया एंड ही आस्क्ड मी फॉर ओटीपी, और इन दैट केस अगर मैं उनको ओटीपी बता रही हूँ तो यहाँ पे एक मेरे एक्ट के थ्रू बताया जा रहा है ना कि हाँ मैंने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की है जिसकी वजह से मैं उनकी की हुई डिलीवरी एक्सेप्ट कर रही हूँ।
दूसरा केस क्या होता है कि अगर मैं सिग्निफाई ही नहीं करूं, अप्रूवल ना दूं, एक्सेप्ट ना करूं, पर जो गुड्स हैं रिटेन हो जाएं बिना किसी नोटिस के, रिजेक्शन के। एक चीज़ ऐसी होती है हमेशा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि गुड्स को रिटेन कर लें और रिजेक्शन का नोटिस नहीं दें। अब इतना लंबा सेक्शन है, इतनी लंबी बातें हैं, आपके काम का सिर्फ ये पॉइंट है। सेक्शन नंबर काम का है आपके, वो भी ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक जानना है कि इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन कि आपको वहाँ पे डिलीवरी लेनी ही नहीं है, या फिर आप मतलब रिजेक्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गिव नोटिस। अब ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है जहाँ पे जो आपके बायर हैं वो वहाँ पे गुड्स रिटेन कर रहे हैं पर बिना रिजेक्शन का नोटिस दिए। क्या किए? बिना रिजेक्शन का नोटिस दिए। तो ऐसे में क्या होगा कि एक टाइम फिक्स्ड होता है रिटर्न करने का। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने मिंत्रा से एक शर्ट ऑर्डर की, ठीक है, और उस शर्ट को ऑर्डर करने के बाद आपने उसको रख लिया, प्रीपेड ऑर्डर था मान लीजिए, तो उसमें पेमेंट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जिस टाइम आपने वो ऑर्डर प्लेस किया था आपने तभी वहां पे उसकी पेमेंट कर दी थी, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ कि वो शर्ट आपको डिलीवर हो गई। अब शर्ट आपको डिलीवर हुई, उस केस में आपने या आपके घर के किसी पर्सन ने उस पार्सल को रिसीव किया और आपके रूम में ले जाके रख दिया। देन यू सो के हाँ पार्सल आ गया है, शर्ट आ गया है, वो रखा है, ठीक। अब उस केस में क्या हुआ है, बट यू थिंक कि मुझे नहीं चाहिए, आई विल रिटर्न इट। आपके मन में वो चीज है, बट 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब फिक्स पीरियड क्या होता है, एक तो मिंत्रा आपको किसी भी चीज को रिटर्न करने का एक पर्टिकुलर पीरियड देता है कि इफ यू आर नॉट गोना एक्सेप्टेड ना, अगर आपके लिए नहीं है रिटर्न वाली चीज है तो आप 3 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, 4 दिन के, वो उस पॉलिसी पे होता है। वही बता रहा है कि जो रिटर्न पीरियड फिक्स होगा गुड्स का, जब वो एक्सपायर हो जाएगा और आपने रिटेन कर रखी है गुड्स, अगर आपने रिसीव ही नहीं की तो वो तो ऊपर चला जाता है, फिर तो सवाल ही नहीं उठता ना। बट आप उसको रखना भी नहीं चाहते हैं, आपने रिटेन कर ली और आप वहाँ पे उसको रखे हुए बैठे हैं, और जो रिटर्न का पीरियड था वो भी निकल जाता है, टाइम एक्सपायर हो जाता है। और कई बार, अब मैंने आपको बताया कि मिंत्रा ने 3 दिन फिक्स कर रखे थे कि 3 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी के। लेकिन मान लीजिए कई जगह पे ऐसा होगा कि कोई रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं, कोई टर्म फिक्स नहीं है, रिटर्न पॉलिसी है बट उन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म नहीं दे रखी कि आपको उसे 3 दिन में रिटर्न करना है या 3-4 दिन में रिटर्न करना है। तो ऐसे केस में पता है क्या होगा, जब कोई टाइम फिक्स नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के बाद, रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है, पहली बात तो एक ये मानिए जहां भी रीजनेबल टाइम लिखा है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मिलेगा आपको उसका। नॉर्मली अगर आप शर्ट ऑर्डर करते हैं तो 3 से 4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में आपको अगर नहीं रखना है तो आपको रिटर्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि वो 1.5-2 साल आपके कबर्ड में रखी रही शर्ट, देन आपको रियलाइज हो रहा है नहीं भाई मैंने तो रिटर्न करना है। तो रीजनेबल टाइम वो है, रीजनेबल टाइम का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें यही मोटी सी बात समझने की थी सेक्शन में कि अगर आप गुड्स को डिलीवरी नहीं ले रहे हैं तो समझ आता है कि आपने रिजेक्ट कर दी गुड्स, पर अगर आप डिलीवरी ले लेते हैं वहां पर और आपके मन में है कि हाँ भाई आई वांट टू रिजेक्ट सच गुड्स, मुझे नहीं रखना है इनको, ये मेरे लिए सही नहीं है या मुझे अब नहीं चाहिए किसी वजह से, तो आप उसको ऐसे रिटेन करके बैठ नहीं सकते। एक फिक्स पीरियड है अगर वहां पे, तो उस फिक्स पीरियड में आपको उनको रिटर्न करके आना है। अगर वहां पे कोई टर्म या पीरियड फिक्स नहीं कर रखा है तो एक रीजनेबल टाइम में आपने उनको रिटर्न कर देना है। अगर ऐसा नहीं किया ना तो वो फिर सेल कंप्लीट माना जाएगा एंड यू वुड बी द ओनर, और अगर आपने पे नहीं किया है देन यू हैव टू पे फॉर सच गुड्स, ठीक है। वैसे तो ये ज़्यादातर प्रीपेड में ही उठता है सवाल, और अगर पोस्ट पेड भी है तो देन यू हैव टू पे फॉर सच थिंग्स, ठीक है। क्लियर? 25 पे आ जाएं। कुछ इतना बड़ा नहीं है, कुछ इतना घुसने की उसमें ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या ध्यान देना है, जो एक दो छोटी छोटी बातें वो बता रहा है, ठीक है। अब देखिए 25 क्या कहता है, रिजर्वेशन फॉर राइट्स ऑफ डिस्पोजल। सेक्शन में इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़े। एक चीज़ आप लोग मुझे बताइए कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कि आप मोबाइल फ़ोन लेने गए और मोबाइल फ़ोन खरीदते हुए जो आपको मोबाइल फ़ोन बेच रहे थे, क्या वो उसका वो राइट अपने पास रख सकते हैं कि हाँ जी आप फ़ोन ले जाइए, आप इसे यूज़ कीजिए, आपको जितना करना है, आपको जो यूज़ करना है आप इसका वो यूज़ कीजिए,
बट आप इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। मान लीजिए रीसेल नहीं कर सकते, या उसको तोड़ नहीं सकते, खराब नहीं कर सकते, इस तरह की वो आपके लिए कोई कंडीशन रख देता है, तो यूजुअली ऐसे उसमें क्या सेल वैलिड होगी या वैलिड नहीं होगी, या कब वैलिड होगी या कब वैलिड नहीं होगी। ठीक है, सेक्शन आप लोग पहले डायरेक्टली लैंग्वेज से पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब पहले तो मैं इसमें ये बता दूं, ये जो कह रहा है ना रिजर्वेशन ऑफ राइट, ये एज अ कंडीशन ट्रीट किया जाता है, कंडीशन टू सेल। क्योंकि अगर आप सेल करते हुए ऐसी कोई बात कर दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं यू कांट डिस्पोज इट ऑफ, यू कांट रीसेल इट, तो ये कंडीशन तो हुई ना, तो कई बार ये पूछ लेता है, तो इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ कंडीशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल में, इसमें ये कह रहा है लैंग्वेज इसकी क्या है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। एक तो हम कल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है, या फिर शुरू में स्पेसिफिक नहीं थी, बाद में उनको अप्रोप्रिएटेड कर दिया गया, ये भी मैंने आपको परसों समझाया था, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो सेलर हैं वो टर्म्स और कंडीशन ऐसी रख सकते हैं, या कोई ऐसा अप्रोप्रिएशन बाद में भी बना सकते हैं कि वो रिजर्व कर लेंगे राइट ऑफ डिस्पोजल। कब तक? परमानेंट नहीं किया जा सकता। अगर अब किसी सिचुएशन में कोई सेलर परमानेंटली रिजर्व कर लेगा राइट ऑफ डिस्पोजल का, तो सेल ही नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ को खरीद रही हूँ, खरीदने का मतलब ये है कि मुझे ओनरशिप मिल रही है, मुझे ओनरशिप मिल रही है तो हमेशा के लिए तो वो ऐसा नहीं कर सकता ना कि मुझसे कहे नहीं नहीं आप कभी भी इस चीज़ को नहीं वो डिस्पोज ऑफ कर सकती, या आप इसको कभी भी सेल नहीं कर सकती। तो ये जो रिजर्वेशन राइट ऑफ डिस्पोजल है ना, ये परमानेंट नहीं है। हाँ, कब तक वो इस चीज़ को रिजर्व कर सकता है, जब उसने कोई कंडीशन रखी हो, उसने कोई टर्म्स और कंडीशन रखे हो कॉन्ट्रैक्ट में और मैंने अभी तक पूरे नहीं किए हो। ठीक है, जिस दिन मैं वो टर्म्स और कंडीशन पूरे कर दूंगी, उस दिन ये जो राइट है डिस्पोज ऑफ का, वो मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान, और ये जो फुलफिल कंडीशन है ना, ये प्राइस पेड भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसी कंडीशन है कि आपको वहाँ जाके दिखाना पड़ेगा, नहीं, वो प्राइस पेड करने की भी कंडीशन हो सकती है कि जब तक इसके पूरे पैसे नहीं चुका देते हो तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। हो सकता है आपने इंस्टॉलमेंट्स में किया हो, तो वो ये कह दे कि जब तक इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हो जाती हैं। अब उसका ये कहना कि जब तक इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हो जाती हैं, तो वो क्या हो गया, टर्म और कंडीशन ही तो हो गया। जब तक आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर सकते हो तब तक मैं अपने पास रखूंगा राइट ऑफ डिस्पोजल, ये भी तो कंडीशन ही है ना। तो मोस्टली ये सेक्शन जो यूज़ होता है, इसमें जो टर्म्स और कंडीशन होती है वो प्राइस की होती है, इसके अलावा कोई नहीं होती, बट रेयर केसेस भी होते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक गाड़ी ली, ठीक है, और उसको आपने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया। जनरली ऐसा नहीं होता, एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें उस कार शोरूम की या उस पर्टिकुलर ब्रांड की पॉलिसी थी कि अगर कोई हमारे यहाँ से गाड़ी खरीदेगा ना, तो जब तक वो उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करता तब तक हम उसको ओनरशिप और पोजीशन तो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन जब तक हमारी सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे हो जाती तब तक हम रिजर्व रखेंगे अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल। वो डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा उसको, वो रीसेल नहीं करेगा उसको, मान लीजिए, जब तक वो सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे देता है। तो सारी इंस्टॉलमेंट दे देना इज अ टर्म, है ना। और फिर आपने जिस टाइम वो आपने कंडीशन पूरी कर दिया, आपने पूरा प्राइस पे कर दिया, उस टाइम वो राइट रिटेन नहीं रहेगा। समझिए बात को कि जो रिटेन करने वाला राइट है ये परमानेंट नहीं है। इट्स नॉट परमानेंट दैट परमानेंटली आपसे सेलर वो चीज़ रिटेन करके बैठ जाएगा। ठीक है, वो तो आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो वो तो आपको मिलना चाहिए। यू कैन डिस्पोज इट ऑफ, आप फेंको, जलाओ, बेचो। अगर आपने चीज़ खरीदने का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट रेंटिंग ना। अगर रेंट करते हैं तो बात समझ में भी आती है कि हमेशा उस चीज़ को रख लेगा। ठीक, आगे देखिए, इन सच केस नॉट विद स्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ बायर, डिलीवरी की बात हो रही है, टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। अब वो है कि मान लीजिए कि उसने राइट तो रिटेन कर रखा है अपने पास कि यू कांट डिस्पोज इट ऑफ, और वो दूर कहीं डिलीवर करानी थी तो वो ट्रेन के थ्रू भेज देता है या डिलीवरी में कर देता है, किसी भी तरीके से, किसी भी मोड से वो ट्रांसमिशन में पहुंचा देता है कि बायर तक पहुंच जाए वो।
अब वो प्रॉपर्टी जा रही है, रास्ते में है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी जा रही है, इसका मतलब ओनरशिप है, आप पहले से जानते हैं। तो ओनरशिप डज नॉट पास टू द बायर अंटिल कंडीशन इम्पोज्ड बाय द सेलर आर फुलफिल्ड। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में ये कहा जाएगा कि ओनरशिप नहीं पास हुई। क्योंकि ओनरशिप में बिल्कुल 10 on 10 राइट मिलते हैं। यू कैन डिस्पोज इट ऑफ, यू कैन बर्न इट डाउन, यू कैन सेल इट, ठीक है। तो उसमें तो 10 on 10 राइट मिलता है। बट यहाँ पे एक राइट आपका उसने रिटेन कर दिया है, टू डिस्पोज इट ऑफ। यानी इसके हिसाब से आपको जो गया सिर्फ पोजेशन गया, है ना, पोजेशन गया। और ये पोजेशन ओनरशिप में कब बदल जाएगा? ये 9/10 10/10 कब हो जाएगा? जब आप कंडीशन फुलफिल कर देंगे, ठीक है। टेक्निकली आपने जो गुड्स मांगी थी उसने कैरियर में या ट्रेन में भेज देना कि जाओ दे आओ उस पर्टिकुलर पर्सन को, वो आपको देने के लिए ट्रांसफर भी हो रही हैं। बट इवन इन दिस केस ये माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट पास, यानी ओनरशिप इज नॉट पासिंग टू यू, क्योंकि एक राइट अभी भी रिटेन कर रखा है। ओनरशिप इज 10 on 10 थिंग, बट अगर एक राइट रिटेन कर रखा है तो इट इज ट्रीटेड एज लाइक 9 on 10। एक चीज मिसिंग है, राइट टू डिस्पोज इट ऑफ। तो जिस दिन आप कंडीशन फुलफिल कर देंगे आपका 10 on 10 हो जाएगा, तो आपका पोजीशन ओनरशिप में बदल जाएगा, ठीक है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है इसमें? सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे, वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड। अब फिर वही बात आ जाती है कि बात वो नहीं है कि वो रिटेन ही करके रखेगा, नहीं पूरा पेमेंट करो डिलीवरी होगी। आगे के क्लॉजेस में सिर्फ जस्ट चेंज क्या हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसफर, किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, शिप कराई जा रही है या कोई भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में दे दी आपने, किसी कैरेज में दे दी, या बिल ऑफ लेडिंग मतलब एक प्रॉपर्टी का बिल तैयार करके उसमें पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिया और आपको फिर गुड्स पहुंच जाएंगी वहाँ पे, या एक रेलवे रिसिप्ट दे दी कि हाँ भाई इस रेलवे से आपको गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। कोई भी तरीका, ये बातें आपके काम की नहीं है एज द केस में भी, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। गुड्स आर डिलीवरेबल, गुड्स डिलीवर होंगी होंगी, सेलर भेजेगा, अपने एजेंट से भेजे या खुद भेजे। लेकिन अगर सेलर भेज रहा है या उसका एजेंट भेज रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं नहीं फिर सब कुछ ट्रांसफर हो गया। नहीं भाई, अगर उसने शिप कर दिया इनमें से कोई भी तरीके से, इनमें से कुछ भी कर दिया है, तब भी अगर एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो तब भी रिजर्व होगा राइट डिस्पोज ऑफ का। तभी भी वो रिजर्व रखेंगे राइट, जब तक आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो। क्या मतलब है सब क्लॉज 2 का? क्या कहना चाहता है सब क्लॉज 2? सब क्लॉज 2 ये कहना चाहता है, कल को आके आप खड़े होके ये नहीं कह सकते ना कि देखो देखो मेरे पास तो बिल ऑफ लेडिंग है, देखो मेरे पास तो रेलवे रेसिट है, मैं तो ओनरशिप ही मानूंगा, मेरे पास तो राइट ऑफ डिस्पोज ऑफ आ गया, भले ही कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल था। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पे रेलवे रेसिट कहाँ से आती, बिल ऑफ लेडिंग कहाँ से आता? नो। मे बी यू हैव बिल ऑफ लेडिंग, मे बी यू हैव अ रेलवे रिसिट, हो सकता है वो शिप्ड हो गई हो गुड्स आपके लिए, और हो सकता है डिलीवर भी हो चुकी हो, या हो सकता है अभी डिलीवर सिर्फ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को हुई हो, XYZ कुछ भी हो चुका हो। बट इफ़ योर कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशनल ना, सेलर ट्रांसफ़र कर रहा है उन्हें, सेलर का एजेंट कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर कंडीशन है ना कि यू हैव टू पे द प्राइस फर्स्ट, पहले प्राइस पे पूरा करो, उसके बाद आपको डिस्पोज ऑफ का राइट मिलेगा। हमेशा नहीं होता ऐसा, हमेशा नहीं होता कि हमेशा अगर कोई इंस्टॉलमेंट में लोगे प्राइस पे करने के बाद ही होगा। जहाँ पे कंडीशन रख दी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, तो तब भी वो रिजर्व माना जाएगा डिस्पोज ऑफ का राइट, ठीक है। क्या समझना है इसमें? इतनी लंबी कहानी नहीं समझनी, सिर्फ ये समझना है कि किसी के पास बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। आपको कॉन्ट्रैक्ट में था ना कि आपको नहीं मिलेगा राइट डिस्पोज ऑफ करने का, तो आपको नहीं मिला, कंडीशन फुलफिल करो फिर मिल जाएगा। बेकार की बात नहीं कि उसने ट्रेन में भेज दी, उसने डिलीवर कर दी, रेट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी, ठीक। तीसरे में क्या कह रहा है, विल द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉ ऑन द बायर फॉर अ प्राइज। अब मान लीजिए कि जो आपके सेलर हैं उन्होंने ड्रॉ किया बायर को एक प्राइस के लिए, और फिर उसके बाद जो है गुड्स जो है वो भेजने लगे, या वो जो ड्रॉ किया था एक बिल भेजने लगे बेसिकली
कि आपका हो चुका है पूरा 200K, वो बिल भेजने लगे या बिल ऑफ एक्सचेंज भेजने लगे या बिल ऑफ लेडिंग भी साथ में भेजने लगे और या रेलवे रिसिप्ट भी जाने लगी और भी 10 चीज़ें जाने लगी, लेट सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज ये और वो सब एक साथ जा रहा है, ठीक है। तब जो बायर है ना वो बाउंड है रिटर्न करने के लिए बिल ऑफ लेडिंग। कब रिटर्न करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी पे दी प्राइस, ठीक है। अब जितने डॉक्यूमेंट्स के यहाँ नाम लिखे हैं ना, या तो ये सारे या इनमें से कुछ या इनमें से एक मिल गए बायर को, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, लेकिन ये जो कंडीशन थी ना ये फुलफिल नहीं की उसने, ठीक, ये फुलफिल नहीं की उसने। इस केस में वो बाउंड है, रिटर्न करेगा उस पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आए, रेलवे रिसिप्ट आई है वो। अगर वो ऑनर नहीं करता बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑनर ना करने का क्या मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज किया है, आपको भेजा है, उसमें कंडीशन है, एक प्राइस लिखा हुआ है, पे इट। इफ़ यू आर नॉट पेइंग इट ना, तो आप बाउंड है उसको रिटर्न करो, उसको पकड़ के नहीं भेज। आपने पैसे तो पे किए नहीं, आपको ये जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये मिल गए, तो आप क्या ये कह दोगे नहीं नहीं मेरे पास तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नाउ आई एम द ओनर। नो, फिर आप वहाँ पे अगर ऑनर नहीं कर रहे हो ना बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो आप बाउंड हो रिटर्न करने के। या तो कंडीशन फुलफिल करो, इंसानियत से उसको ऑनर करो बिल ऑफ एक्सचेंज को, फिर आपको वो कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी, आपको ऑनरशिप मिल जाएगी। इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो, तो बाउंड हो आप रिटर्न करने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है वो कहने लगे कि नहीं मेरे पास तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, मैं तो नहीं करता, मैं तो ओनर हूँ, अब मैं तो उस चीज़ में कोई चेंज नहीं करूँगा, फिर क्या होगा, इसे माना जाएगा रॉन्गफुली रिटेन करना। एक तो आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, ऊपर से उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप खुद को ओनर साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो बिल ऑफ लेडिंग वगैरह रेलवे रिसिप्ट है ना, तो वो फिर भी अगर रेलवे को भी डिलीवर हो चुकी होगी ना गुड्स, तो भी बायर को नहीं भेजी जाएगी, रेलवे अथॉरिटी से कांटेक्ट किया जाएगा, जिस तरीके से भी शिप किए जा रही हैं उनको रोका जाएगा। और मान लीजिए क्या हो, अगर बायर को ही मिल गई हो तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा अगर उसे ही भेज दी गई हैं तो वहाँ पे किसी तरीके की हेल्प लेकर उससे गुड्स वापस ली जाएंगी। रॉन्गफुली रिटेन नहीं कर सकते आप अगर आपने ऑनर नहीं किया है, ठीक है। अब मुझे बताइए दोनों सेक्शन ठीक है, जितना ऊपर ऊपर से पढ़ाया है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आता भी नहीं है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे समझ नहीं आया, बहुत ज़्यादा मत घुसना इन चीज़ों में, इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है, इतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, ये तो ऐसे था कि अगर आया तो आपको पता होना चाहिए। दूसरे सेक्शन में भी यही रहा है कि भाई अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, स्टिल यू आर बाउंड टू परफॉर्म समथिंग ना। वो रिटेन करने का क्या मतलब होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ऐसे हैं कंडीशन के साथ कि वो उसको पोजेशन तो दे देते हैं, यानी 9 आउट ऑफ 10 राइट्स तो दे देते हैं, बट एक रिटेन अपने पास रख लेते हैं उसको कि आप कंडीशन फुलफिल करो और फिर हम आपको वो चीज़ दे देंगे। ऐसे में अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं भी हो रही है, तो अगर आपके पास बिल ऑफ लेडिंग वगैरह सब है, रेलवे रिसिप्ट है, वो ट्रांसमिट भी हो चुकी हैं गुड्स, ऐसे में भी आप वहाँ पे जाके क्लेम नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। आप मुझे आपके आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, स्क्रीन नहीं चल रही है, 1 मिनट रुकिएगा, आई आस्क फॉर हेल्प ना, क्योंकि चैट बॉक्स वाली स्क्रीन बंद हो गई है। आई एम सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, 1 मिनट रुक जाइए बस। स्क्रीन नहीं चल रही है तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं, मैं बुलाती हूँ किसी को। 25 का क्लक्स वही था जो मैंने आपको बताया कि जो डिस्पोज ऑफ का राइट है, कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, कई बार कुछ जगहों पे ऐसी कोई कंडीशन रख दी जाती है कि आपको 9 आउट ऑफ 10 राइट्स ही मिलेंगे, ठीक है। 24 समझ आ गया, 25 नहीं आया, ऑलराइट। बाकी किसी को कोई डाउट है, चलिए 25 दोबारा समझ लीजिए। 25 में क्या बात होती है ना, बेसिकली 25 पे आके समझाती हूँ। 25 में ऐसा होता है कि कंडीशन रख दी जाती है, ठीक है, कि रिजर्व कर लेंगे हम राइट ऑफ डिस्पोज ऑफ का, आपको नहीं देंगे, आप यानी बायर को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, एक कंडीशन रखती हूं मैं कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं होगी तब तक आपको मैं डिस्पोज ऑफ का राइट नहीं दूंगी।
तो जब तक आपके इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं तब तक आपके पास 9 आउट ऑफ 10 राइट्स हैं। 10 ऑन 10 नहीं है। कौन सा राइट नहीं है आपके पास? डिस्पोज ऑफ करने का राइट नहीं है। आप मेरी कंडीशन फुलफिल करें तो ये 9 आउट ऑफ 10 राइट को मैं 10 ऑन 10 बना दूंगी, यानी फिर मैं रिजर्वेशन नहीं रखूंगी डिस्पोज ऑफ का। फिर आप अपने पास रखो, आप उसको डिस्पोज ऑफ करो या कुछ भी करो। तो ये कंडीशन कई बार सेलर रख सकता है अपने पास कि सारा आपको पोजेशन दे देगा, लेकिन वहां पर एक चीज रोक लेगा। क्या रोक लेगा? वो आपको उस चीज को डिस्पोज ऑफ करने का राइट नहीं देगा किसी कंडीशन के चलते। ठीक है, ऐसे में पहले आप कंडीशन फुलफिल करेंगे फिर आपको मिलेगा राइट। 26 पर आ जाएं। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। इस पर आने से पहले आप लोग एक केस लिखेंगे, ठीक है? ओके आदित्य, नंदिनी, चलिए एक केस लॉ लिखिए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पीएम राठौड़, ठीक है? एंड कंपनी AIR 1959 SC 1394। साइटेशन मत याद करने में लग जाना कभी, ये मैं आपकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ कि कभी केस पढ़ने का मन कर जाए तो याद नहीं करनी है साइटेशन। याद तो केस भी नहीं, बस थोड़ा नज़र में रखा करो कि कभी MCQ में टकरा जाए और बिल्कुल ब्लैंक फील ना हो कि हमने तो ये चीज़ देखी ही नहीं है, कहाँ पूछी गई थी। वो भी सिर्फ ये है। केस लिख लिया। इस केस में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था रिजर्विंग, लिखिए, रिजर्विंग द राइट, रिजर्विंग द राइट of disposal, reserving the right of disposal secures payment of price। अभी समझाऊंगी, पहले आप लिखिए। Reserving the right of disposal, reserving the right of disposal secures payment, secures payment ऑफ प्राइज। लिख लिया। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये है सवाल, ये जो आपका केस है ना, ये जब अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि वाई सेक्शन 25, क्यों है सेक्शन 25, क्या जरूरत है? जब कोई चीज बेच रहे हो तो क्या जरूरत पड़ गई है राइट रिजर्व करने की? जब आप सेल कर रहे हैं तो क्यों उसको ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर देते हैं आप पूरी की पूरी? कुछ केसेस में जो लोग ओनरशिप होल्ड करते हैं। तो इसका जवाब ये देता है कि कई बार आप मान लीजिए कोई लोग जो डील करते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स वाले उस पर डील करते हैं, तो वो क्या होता है, वो श्योर नहीं होते कि सामने वाला बंदा ढंग से इंस्टॉलमेंट पे करेगा या नहीं, या इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं है तो ढंग से पूरा प्राइस पे करेगा या नहीं, वहां से पेमेंट आ जाएगी या नहीं। ऐसे केस में ना वो पूरे राइट्स ना देकर एक राइट अपने पास रोक लेते हैं, और वो राइट होता है डिस्पोज ऑफ का। क्यों रोक रहे हैं वो? जैसे कि केस की लाइन है सिक्योरिटी ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस, कि अगर हम एक राइट रोक लेंगे तो कम से कम हम इस चीज को लेकर सिक्योर हो सकते हैं कि हाँ भाई आज नहीं तो कल ही हमारे पैसे देगा, क्योंकि अगर ये पैसे नहीं देगा तो इसका पोजेशन ही माना जाएगा, 10 ऑन 10 नहीं है तो ओनरशिप तो मानी नहीं जाएगी। तो सिर्फ इसीलिए सेक्शन नंबर 25 है, ये चीज इसमें याद रखना। 26 पे आते हैं। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। रिस्क पास होगा प्रॉपर्टी के साथ, हाँ भाई होना चाहिए। एक है बायर और एक है सेलर। अब अगर जो बायर हैं वो कोई चीज खरीद रहे हैं और सेलर जो है वो कोई चीज बेच रहे हैं, दोनों क्या बेच रहे हैं? ये बॉक्स। जब तक बायर ने नहीं खरीदा है तब तक बॉक्स किसके पास है? सेलर के पास है। तो जब ओनरशिप और पोजेशन सेलर के पास है तो रिस्क भी तो सेलर का है। अब इसको कुछ हो जाए बॉक्स को, मान लीजिए कल बायर आया था, सिर्फ पसंद करके चला गया कि हाँ कल आके मैं ले जाऊंगा, उसने एक वर्बल छोटा सा अग्रीमेंट किया ना, तो उसने पे किया ना, अभी उसको ओनरशिप मिली ना, पोजेशन मिला। अब रातों रात ये बॉक्स किसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या कहेगा अब सेलर? कि नहीं नहीं, कल आप पसंद करके चले गए थे, मेरा नुकसान नहीं है आपका है। ऐसे नहीं होगा ना
जब तक सेलर के पास है तो रिस्क सेलर के साइड पे है, उसके एंड पे है। हाँ, बायर आया, उसका डिलीवरी लेके चला गया, तो उसके पास है रिस्क। तो रिस्क जो है वो पास होगा प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी दे दी गई है तो आपको उसका रिस्क भी दे दिया गया है, ठीक है। देखिए सेक्शन की लैंग्वेज क्या है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और टर्म हो रिस्क को लेकर, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये एक जनरल टर्म बता रहा है। अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट में टर्म बना हुआ है रिस्क को लेकर तो वो प्रिवेल होगा, है ना, पहले वर्ड्स का तो यही मतलब है। द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क। जो चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं, वो सेलर के रिस्क पे रहती हैं जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती बायर को। ये तो जनरल सी बात है ना। मैं अगर सेलर हूँ, मेरे पास अभी तक प्रॉपर्टी है, मेरे पास पेन है, मैंने आपको आपसे बेचने की बात कर ली है, सब कर लिया है, लेकिन अभी तक मैंने आपको उसको बेचा नहीं है, तो अभी तक तो मेरे एंड पे है ना, सब कुछ मेरे ऊपर रिस्क है। तो जब मैं बायर को आपको उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी तो फिर आपके पास आ जाएगा। बहुत जनरल सा टर्म है इसमें तो। पर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी बायर को, अब जब मैंने पेन आपको चाहिए था, आपने खरीद लिया, मैंने ट्रांसफ़र करा दिया, तो आपका रिस्क है ना। आप रास्ते में ले जाते में तोड़ दें, खो दें उसको, उससे ऐसे लिखें कि वो टूट ही जाए, तो आप वापस नहीं आ सकते ना कि नहीं नहीं ये टूट गया, आप रख लो, मुझे नया दे दो। नया क्यों, अब तो आपको पोजीशन पास हो गया था ना। अब वो चोरी होता है, कुछ भी होता है ना, इट्स योर फॉल्ट। कई बार इंश्योरेंस वगैरह का जो भी चक्कर होता है, टर्म्स वगैरह कुछ होते हैं, तो इसीलिए आपके सेक्शन में शुरू कह दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है तो वो प्रिवील होगा। जनरली यही बात होती है। बायर के पास है तो बायर का रिस्क है, सेलर ने ट्रांसफर कर दिया, बायर के पास है तो वो रिस्क लेगा। अभी ट्रांसफर नहीं हुई है तो सेलर का ही है ना। लेकिन एक प्रोवाइजो क्या है, जब डिलीवरी डिले हो रही है, किसकी गलती की वजह से, बायर या सेलर, किसी की भी गलती की वजह से, दोनों में से, तो गुड्स किसके रिस्क पे होंगे, जो पार्टी फॉल्ट में होगी, जिसकी वजह से डिले होगा। मान लीजिए ए ने ऑर्डर किए 20 kg टोमेटोज, है ना, और बी जो हमारे बायर थे उन्होंने कहा कि योर गुड्स आर रेडी, आप आके इनकी डिलीवरी ले जाएं, या आप कहें तो मैं डिलीवर करा देता हूँ। तो ये बार बार ये क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं अभी मैं बाहर हूँ, अभी नहीं, अभी 2 घंटे बाद आ जाना, 3 घंटे बाद आ जाना, अभी घर पे कोई नहीं है, अभी मुझे ज़रूरी काम आ गया है। तो ये डिले करे जा रहा है बार बार डिलीवरी को। किसके फॉल्ट से डिले हो रही है, बायर के फॉल्ट से हो रही है। अब मान लीजिए टमाटर थे, नाजुक चीज़ होती है, वो किसी तरीके से पेरिश्ड हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए किसी वजह से, तो अब फॉल्ट पे कौन था, बायर था। तो बायर हैज़ टू पे ना, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। टाइम पे डिलीवरी क्यों नहीं ली, सेलर ने तो बोल दिया था ना कि सब कुछ रेडी आकर ले जाओ, ठीक। अब अगर मान लीजिए जो आपके सेलर हैं उनको बोला कि 20 kg टोमेटो करने हैं, तो जो आपके सेलर हैं वो बायर को डिलीवर करने में टाइम लगा रहे हैं बार बार। इन्होंने पैसे दे दिए हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया है, सिर्फ डिलीवरी पेंडिंग है, ये अभी करा रहा हूँ, थोड़ी देर में करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ। फिर इन्होंने डिलीवरी में इतना टाइम लगा दिया ना कि वो रास्ते में ही सड़ गई चीज़ें। कौन डिले कर रहा था, सेलर डिले कर रहा था। गलती किसकी थी, सेलर। फॉल्ट में कौन था, ये। तो अब ये लॉस देगा, ठीक है। उसके आगे क्या कहता है ये, विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको पता लग रहा है, अगर आप डिलीवरी में डिले नहीं करते तो वो चीज़ खराब नहीं होती। उसने टमाटर मांगे थे, आप टाइम पे डिलीवर कर देते। सिर्फ इस डिले की ही वजह से, अगर किसी और वजह से खराब हो रहे हैं तो अलग चीज़ है ना। सिर्फ एक डिले की ही वजह से अगर वो चीज़ खराब हुई है या उसमें कोई डैमेज हुआ है, तो जो पार्टी का फॉल्ट था ना वो उसके लिए अकाउंटेबल होगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये जो सेक्शन है कहाँ इफेक्ट नहीं करेगा, ड्यूटी और लाइबिलिटी सेलर और बायर की। सेलर की क्या ड्यूटी होती है कि उस चीज़ को अपने पास तब तक संभाल के रखना जब तक डिलीवर नहीं हो रही है, और अगर डिलीवर कराने भी उसके पार्ट में है तो डिलीवरी ढंग से कराना। ये सेलर की कुछ और भी ड्यूटीज़ होती हैं, और मेनली ये है। बायर की क्या है, प्राइस पे करना, डिलीवरी लेना, अगर उसने नहीं करानी है तो डिलीवरी लेने आना, ये सारी चीज़ें। तो अब मान लीजिए एज अ बेली ऑफ द गुड्स अदर पार्टी, बेली कैसे हो जाएगा, मान लीजिए सेलर हैं, सेलर बेच रहे हैं 20 kg टोमेटोज,
तो इन्होंने बोला कि 1 घंटे में आकर ले जाऊंगा। क्या बोला इन्होंने? 1 घंटे में आकर ले जाऊंगा। तो 1 घंटे के, लेकिन ये अपने पैसे भी पे कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, सब सही है। तो ये 1 घंटे के लिए जो आपका सेलर है ना, वो उस टमाटर का बेली माना जाएगा। सेल हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसके पोजेशन में है चीजें, तो अभी एज अ बेली उसको गुड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे बेली रखता है कि इन गुड्स को कोई हार्म ना हो। या फिर मान लीजिए कि जो बायर हैं किसी तरीके से उन तक गुड्स की डिलीवरी पहुंच गई, बट अभी प्राइस पे नहीं हुआ है, अभी पूरी तरीके से ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है किसी भी वजह से, लेकिन उनको डिलीवरी मिल गई है, कुछ ऐसा सर्कमस्टांस रहे हैं। तो ऐसे केस में जब तक बायर ओनर नहीं बन जाते हैं ना, और उनके पोजेशन में वो गुड्स हैं, तो वो बेली बन के उस चीज़ की टेक केयर करेंगे कि हाँ मैं एज अ बेली हूँ, मुझे इसका ध्यान रखना है। अभी उन्हें ओनरशिप तो नहीं मिली है ना, तो सेलर हो या बायर, अगर उनके पोजेशन में गुड्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो वो दोनों बेली की तरह उसका ध्यान रखने के लिए मजबूर हैं। ठीक है। एक छोटी सी लाइन कही गई थी एक केस में, आप प्लीज केस लिख लेना। केस है आपका, देखिए सोगा के और कॉन्ट्रैक्ट के छोटे छोटे केस ना आपको बहुत तंग करेंगे, सब कुछ याद भी नहीं हो पाएगा ना, तो एक बार लिख लेने से, फिर एक दो बारी रिवाइज करने से चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, और याद नहीं भी होगा, हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हिट कर जाए कि हाँ ये तो पढ़ा था। स्टर्न्स लिमिटेड वर्सेस विकर्स लिमिटेड, ठीक है, 1923 का केस है ये। ऑल राइट, क्या कहा गया था इसमें? इसमें कहा गया था कि रिस्क एंड प्रॉपर्टी passes collateral, एक के साथ दूसरा, प्रॉपर्टी पास हो रही है, कोलेटरल उसके साथ रिस्क भी पास हो रहा है। कई बार पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट कहाँ पे दी गई थी, तो कहाँ दी गई थी? सैटर्न लिमिटेड वर्सेस विकल्स लिमिटेड में। छोटी सी लाइन है, लिखिए, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। 27 पे आ जाएं। आज हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है और यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ताकि मैं फिर सारा एग्रीगेट जो आपको देने से रह गया है उसके नोट्स कंप्लीट करा के आपको कल तक चैप्टर 3 तक के नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना? आज हम चैप्टर 3 तक क्लियर कर लेंगे, फिर उसमें मुझे नोट्स में जो जो ऐड ऑन करना होगा क्लास के हिसाब से, वो मैं 3 तक करके आपको मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। और क्वेश्चन भी आज हम चैप्टर 3 तक के देख लेंगे, 2 तक के हो गए हैं। यहाँ तक बताइए हम लोग क्लियर है ना? आगे बढ़े? ऑल राइट स्नेहा, 27 कर लेते हैं। अब केस लिख लिया सबने, अब हम 27 पे आते हैं। MCQ की भी PDF, हाँ MCQ की PDF दूंगी मैं, उसको मैं साइड बाय साइड अपडेट कर रही हूँ कि किस स्टेट में किस टाइप के, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही रिपीट हो रहा है। तो वो MCQ तो मैं आपको अभी 4 क्लास, हमारी 4 से 5 क्लास होगा की रहती है, वो कंप्लीट करा के MCQ की PDF लास्ट में दूंगी, क्योंकि उसमें ना मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसे बार बार नहीं लिख के दूंगी। मान लीजिए वो 7, 8, 12, 15 बार आ चुका है, तो आई मेक श्योर ना कि वो आपके PDF में एक ही बार हो। तो आपको MCQ के चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आए, चैप्टर 2 से कौन कौन से क्वेश्चन आए, चैप्टर 3 से, ऐसे उसको बिल्कुल कंसाइज करके, प्रिसाइज करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नोट्स कल मिलेंगे, जो MCQ की PDF है वो लास्ट में मिलेगी, बाकी हम क्लास के एंड में उस चैप्टर के डेली MCQs देखेंगे। ऑलराइट, 27 पे आते हैं। टाइट, अब यहाँ पे ना अभी तक जो था आपको सिर्फ प्रॉपर्टी, जितना हमने अभी तक किया ना इस चैप्टर में, इन सेक्शंस तक, वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, समहाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ये सब बिल्कुल लिखा हुआ नहीं था प्रॉपर कहीं। ये हो रहा था कि प्रॉपर्टी कैसे पास हो रही है, एक से दूसरे के पास कैसे जा रही है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी के फिजिकल पास होने से ज्यादा ना उसके टाइटल के पास होने की बात होगी आने वाले सेक्शंस में। टाइटल, गुड टाइटल और बैड टाइटल,
आप चोरी कर रहे हो फिर भी वो चीज आपके पोजेशन में तो है ना, पर क्या आपका गुड टाइटल है? नो। अगर आप किसी को फोर्स करके गन पॉइंट पे किसी घर के पेपर्स अपने नाम करा रहे हो तो ओनर तो आप बन गए ना, तो लेकिन क्या आपके पास गुड टाइटल है? द आंसर इज नो। तो वो गुड टाइटल बैड टाइटल वाली जो चीजें होती है वो हम लास्ट के इन 3 सेक्शंस में देखेंगे, देन वी विल डन विद अ चैप्टर। क्या नाम है सेक्शन का? सेल बाय पर्सन नॉट दी ओनर। अब एक बात बताइए, अगर आप ओनर ही नहीं है तो आप सेल करेंगे तो गुड टाइटल का तो सवाल ही नहीं उठता। पहली बात तो इफ वन इज नॉट ओनर और वो अभी मान लीजिए ये पेन मेरा नहीं है अगर, और मैं इसको सेल कर देती हूँ किसी को, तो वो गुड टाइटल कैसे ट्रांसफर कर पाऊंगी? पेपर्स कहाँ से लाऊंगी? नेक्स्ट वाई जेड बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो खरीद रहा है उसने तो पे किया है ना, उसको तो नहीं पता था कि मेरे पास टाइटल नहीं है। एज इन केस उसको नहीं पता हो कि चीज चोरी की है तो उसके साथ भी तो गलत नहीं होना चाहिए, उसको तो गुड टाइटल मिलना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। इस चीज को सबसे पहले ना आप इसको अपने डायरेक्ट में देखिए, फिर उसको इस पे देखना। स्क्रीन पे आपको सही से नजर आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? छोटी सी चीज है, गुड टाइटल बैड टाइटल पे आना है बस हमें। ठीक, देखिए क्या कहता है ये। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड इफ एनी अदर लॉ, यानी इस एक्ट में अदर में, अब वही बता रहा है कि अगर कहीं इधर उधर कोई और कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वहां उसको भी देख लेंगे। बट जनरली अगर जो इंसान गुड्स बेचता है, कोई भी गुड्स सेल करता है जो कि ओनर नहीं है उन गुड्स का, इफ आई एम सेलिंग समथिंग एंड आई एम नॉट द ओनर, तो क्या होगा? और हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी, या तो एक तो चीज होती है कि मैं बेच रही हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ, पर मुझे ओनर ने ऑथोराइज कर रखा है कि ये मेरा ये सामान है, प्लीज इसकी सेल करा देना आप। मैं उसका एजेंट हूँ या मैं उसके दोस्त हूँ, कुछ भी हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ, बट मुझे ओनर ने अथॉरिटी दे रखी है, हाँ, दैट आई कैन सेल। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। पर एक तो मैं ओनर भी नहीं हूँ और दूसरा मैं ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ ओनर से, ओनर ने कहा भी नहीं है, ओनर ने अपनी कंसेंट भी नहीं दी है कि बेच दो। इस सब के बाद भी अगर मैं कोई चीज बेचती हूँ तो जो बायर है ना वो एक्वायर कर, बेटर टाइटल नहीं एक्वायर करेंगे टू द गुड्स देन द सेलर हैड। जो एक्चुअल सेलर होगा ना उसका, उसी का ही बेटर टाइटल होगा इस पे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी चीज नहीं है ना विच आई एम सेलिंग, मेरा उस पर गुड टाइटल नहीं है ना, तो मैं उसका सेलर हूँ, ओनर नहीं हूँ, ना ही मैं ऑथराइज्ड हूँ सेलर से कि हाँ मैं अथॉरिटी देता हूँ बेच दो इसको, ना ही मैंने कंसेंट ली है। तो फिर बेटर टाइटल किसका हुआ? जो खरीद रहा है उसका या फिर जो एक्चुअल सेलर है उसका? ऑफ कोर्स एक्चुअल सेलर का। बट हम यहाँ पे उसको सफर नहीं कराते हैं जिसको पता ही नहीं है कि जो बेच रहा है उसका गुड टाइटल है या नहीं। इसमें भी देखिए 2 पॉइंट्स होता है। बैरेक कुछ चीज़ों के बारे में साइलेंट होता है लेकिन यू हैव टू नो अबाउट दिस। पहला पॉइंट क्या होगा कि एक तो मैं विजिलेंट हूँ, मैं जितनी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी मैंने उतनी की है, बट वो चीज़ ऑन द फेस ऑफ इट पता ही नहीं लग पाई है कि इसकी है या नहीं, तो अलग चीज़ हो जाती है। एक कि मैं विजिलेंट ही नहीं हूँ, मैं इतनी लापरवाह हूँ कि मैंने उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो बेच रहा है वो एक्चुअल ओनर है भी या नहीं। दोनों पॉइंट होंगे ना। तो अगर आपके यानी बायर के पार्ट में भी फॉल्ट है, वो इनोसेंट नहीं है, तो वो तो गुड टाइटल की डिमांड करेगा ही नहीं। इन चीज़ों पे बैरिक थोड़ा साइलेंट है बट आप अपने दिमाग में रखिएगा। अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज कंडक्ट, अब मान लीजिए कि मैं ओनर नहीं थी चीज़ की, मैं एक्चुअल सेलर नहीं थी, मैंने अथॉरिटी भी नहीं, ऑथोराइज नहीं थी मैं, ना मैंने कंसेंट ली उससे सेलर से कि जो एक्चुअल में बेच सकता था उसको। पर क्या था कि वो मेरा फ्रेंड था, ठीक, तो हम दोनों एक घर में बैठे थे उस टाइम पे, और लेट सपोज उसका मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था और वहाँ पे एक इंसान आता है और मैं उसको कहती हूँ कि वो मेरे बराबर में ही बैठा है जो एक्चुअल ओनर है, और मैं उसके सामने कहती हूँ कि हाँ भाई ये जो मोबाइल फ़ोन है ना ये ले लो तुम, आई एम सेलिंग दिस टू यू, और इसको रख लो, मैं बेचती हूँ तुमको, मुझे इस मोबाइल फ़ोन के बदले 50K दे दो। अब ओनर मेरे पास में बैठा है, ये सब होते हुए देख रहा है, एंड ही स्माइल्ड टू मी, ही नॉडेड टू मी, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मुंह से भी हाँ नहीं कहा, ही जस्ट नॉडेड। तो क्या उसको दिख रहा है ना कि मैं ओनर नहीं हूँ प्रॉपर्टी की और उसी के सामने बैठ के उसकी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ? स्टिल वो अपने कंडक्ट से मुझे कहीं ना कहीं अथॉरिटी दे रहा है ना, तब तो कोई बुरी बात है ही नहीं, है ना?
या फिर वो डिनाई ही नहीं करता अथॉरिटी टू सेल, यानी अगर मैंने बेच दी तो बेच दी बस, ही इज़ नॉट डिनाइंग कि नहीं ये जिसने बेची है उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, हु द हेल आर यू टू सेल, ये इस तरह की चीज़ें नहीं करता है तो भी होता है ना, तो भी साइलेंट कंसेंट मिल जाती है। बट प्रोवाइजो पे आते हैं, वेर ए मर्केंटाइल एजेंट, मैं हूँ, मेरा एक ऑथोराइज्ड एजेंट है जो मेरे बदले बाइंग और सेलिंग करता है और उसको मेरी कंसेंट होती है, उसी के ही पोजेशन में गुड्स रहती हैं मेरी, या फिर उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स रहता है। मैंने अगर फ़ोन खरीदा है तो फ़ोन का बिल उसके पास है, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी का बिल उसके पास है। क्या पारुल? मैम व्हाट इफ ही थिंक्स कि सेम ब्रांड का फ़ोन है बट उसका नहीं है, देन हाँ तो वो तो फ्रॉड हो ही गया ना पारुल, उसको पता हो कि चीज़ उसकी है। मान लीजिए कि मैं उसी के ही हाथ से, हाँ जो आप सिचुएशन कह रहे हो उसमें तो फ्रॉड है क्लियरली, धोखेबाजी नहीं। यहाँ पे बात ये हो रही है कि सामने वाला, मैं जिस चीज़ की ओनर नहीं हूँ, जैसे कि ये ए है और ये मैं उसके पास में बैठी हूँ, ठीक है, मैं इसी के सामने इसकी कोई प्रॉपर्टी बेच रही हूँ और इसको पता भी होना चाहिए कि मैं इसी की प्रॉपर्टी बेच रही हूँ। ऐसा नहीं है ना मैं उसके घर के उसके पास में बैठ के उसी के घर का सौदा कर रही हूँ, उसी को ही नहीं पता, ऐसा नहीं है। ऐसे केस में जो आपने लिखा है इसमें तो फ्रॉड ही होगा क्लियरली। बट हाँ मैं उसके पास में बैठ के उसकी ही प्रॉपर्टी बेच रही हूँ और वो कोई एतराज़ नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे नॉड कर रहा है, स्माइल कर रहा है, तो हाँ उसका एक मुझे कंडक्ट से कंसेंट मिल गई है ना। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि एक मर्केंटाइल एजेंट है जिसके पास ना कंसेंट होती है ऑलरेडी ओनर की, ठीक है, उसके पोजेशन में गुड्स रहती हैं, उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रहता है, अगर फ़ोन है तो फ़ोन के बिल्स उसके पास रहते हैं, सब कुछ मेरा वही हैंडल करता है। ऐसे में अगर वो कोई चीज़ सेल कर रहा है और अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है कि हाँ भाई मैं इनका एजेंट हूँ, मैं इनके बदले सेल परचेज संभाल सकता हूँ, तो वो वैलिड होगी ना। जहाँ पे एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड होगा वो भी ऐसा नहीं है कि मैंने उसको अथॉरिटी दे रखी है, भाई मेरा बिजनेस संभाल ले, बिजनेस का सेल परचेस कर ले, उठा के मेरा घर ही बेच देता है कि मैं तो ऑथोराइज्ड एजेंट था, ऐसे नहीं होता है। वो चीज़ें वहाँ पे कर सकता है जहाँ पे वो एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड है करने के लिए, तो वहाँ तो वो करेगा ही अपने बिजनेस के टर्म्स में, वहाँ पे वो उन चीज़ों का ओनर तो नहीं है ना, बट वो मेरा एजेंट है, उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रहता है, नाउ देन ही कैन डू दिस बाय द ओनर ऑफ द गुड्स टू मेक द सेम। अब वो ओनर हूं मैंने उसको ऑलरेडी कह रखा है कि हाँ तुम कर दो, तो वो सेम ही रहेगा। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ, लेकिन जो बायर होना चाहिए, अब प्रोवाइजो कंप्लीट सेक्शन के लिए है। इस सेक्शन प्रोवाइजो को समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए कि ए था, लेट्स सपोज ये मेरा एजेंट था, ये मेरे वर्क देखता था, और यहाँ पे ना एक बी है जो कि बायर है, ये मेरा एजेंट मेरा बिजनेस छोड़ के आता है इस चीज़ पे कि मेरा घर ही सेल कर देता है। पर बी बेचारे को क्या लगता है ना कि ये तो मैम का ऑथराइज्ड एजेंट है, ये अगर मैम के, इसने मान लीजिए मेरे घर के पेपर्स मुझसे धोखे से साइन करा लिए, जो भी सेलिंग के पेपर होंगे जो बी को चाहिए होंगे, तो बी ने देखा कि हाँ साइन किए हुए डीड्स हैं, इसमें तो मैम के ही साइन है, तो और कोई दिक्कत नहीं, और ये आदमी जो है ये भी मैम का ऑथराइज्ड एजेंट है, तो उस पर तो कोई डाउट करने के लिए बचा नहीं ना। तो यहाँ पे जो हमारा बायर है वो इनोसेंट है। क्या है? बायर इनोसेंट है, ठीक है, बायर की गलती नहीं है, ध्यान से देखिए आप स्क्रीन पे, इस केस में बायर जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसको पता है कि ए जो है वो मैम का एजेंट है और ए के पास अथॉरिटी होती है कि वो उनके बदले बाय और सेल कर सके। फिर वो उसी टाइम पे पेपर्स लेके आता है और वो दिखाता है कि देखो उन्होंने साइन भी कर दिए। अब जब मेरा दिन में वो मुझसे 10 पेपर साइन कराता है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, मान लीजिए घर के पेपर्स भी मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने सोचा ये बिजनेस के ही कोई साइन करा रहा है और इसने मुझे उसी कैपेसिटी में साइन कराया, मैंने कर भी दिया, तो क्या यहाँ पे बी की कोई गलती है? बीइंग अ बायर वो तो इनोसेंट है ना, बायर तो इनोसेंट है यहाँ पे। अब जब बायर इनोसेंट है और वो घर के लिए पे भी कर रहा है, तो यहाँ पे कौन अकाउंटेबल है? कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? मैं तो नहीं लूंगी, मुझसे तो घर के धोखे से साइन कराए गए हैं। बायर भी नहीं लेगा, बायर को तो लगता था कि ऑथराइज्ड एजेंट है और उसके पास तो रीज़न टू बिलीव भी था, है ना, था ना उसके पास रीज़न टू बिलीव, तो यहाँ पे अथॉरिटी लेगा वो एजेंट जो ये सब कर रहा है।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट बायर गुड फेथ में हो, बायर की गलती नहीं हो, उसको लग रहा हो कि हाँ भाई इनका एजेंट है, साइन भी करा के लाया तो सही बेच रहा होगा ना। अब जो सेलर है, नोटिस दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, लेकिन जो बेच रहा था उस पर अथॉरिटी थोड़ी थी, पर जो हमारा बायर था वो तो इस केस में इनोसेंट है, उसे थोड़ी पता है। देखिए दो सिचुएशन है, पहली बायर का इनोसेंट होना, बायर का गुड फेथ होना, लेकिन दूसरी कि सेलर के पास अथॉरिटी ना होना, तब ये सेल पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। और क्वेश्चन मार्क का जवाब क्या होगा, जो गलती पे है वो पे ऑफ करेगा। जो सेलर है यहाँ पे, जिसने मेरा घर मुझे धोखे से बेच दिया, तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी है, मैं भी इनोसेंट हूँ, बायर भी इनोसेंट है ना। फिर देखा जाएगा केस टू केस वेरी करने में। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप? आपको जो दिक्कत आएगी ना सेक्शन 30 में दिक्कत आएगी, उसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ, उसको इतना इजी लैंग्वेज में लिखवा दूंगी कि आपको बैरिक की लैंग्वेज से इशू नहीं होगा, क्योंकि उससे कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाते हैं और बैरिक की लैंग्वेज बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सर। 28 पे आ जाएं, 28 देखिए। सेक्शन 28, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स। सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं और मेरा भाई किसी चीज़ के जॉइंट ओनर हैं, ओके, तथागत मैं और मेरा भाई किसी चीज़ के जॉइंट ओनर्स हैं, ये बॉक्स हम दोनों का है। मेरा भाई आता है मेरे पास कि क्या मैं इस बॉक्स को बेच दूं, और मैं उससे कहती हूँ हाँ बेच दो, तुम्हारा मन है तो चलो बेच देते हैं। तो वो जाता है और वही जो बायर है उससे डील करता है, पैसे वैसे तय करता है और बेच देता है। यहाँ पे थे तो हम दोनों जॉइंट ओनर्स ना, फिर क्या हुआ, बेचा उसने अकेले ने, बट उसने एक तो मेरी कंसेंट ले ली थी बीइंग अ जॉइंट ओनर, उसके पास मेरी कंसेंट थी ना, उसके पास मेरा यस था, तो ये सेल परफेक्टली वैलिड होगी। सिर्फ इतना इजी है ये। क्या कह रहा है सेक्शन की लैंग्वेज देखिए आप, वो कह रहा है कि अगर वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर, यानी अगर एक से ज़्यादा किसी चीज़ के ओनर्स हैं, और तो वो वहाँ पे अगर सोल पोजेशन मान लीजिए इसके पास है या चारों के भी पास है, फर्क नहीं पड़ेगा, वो परमिशन लेता है को ओनर्स से। ए जो है वो पूछता है बी सी डी से कि क्या मैं ये बॉक्स बेच दूं, ठीक है, और ये उसे परमिशन दे देते हैं, तो वो जो ओनरशिप है गुड्स की वो ट्रांसफ़र कर देता है एनी पर्सन को जो कि खरीदेगा उसे, है ना। वो जॉइंट ओनर गुड फेथ में काम करना चाहिए, धोखेबाजी नहीं, बस ये इसीलिए लिखी है लाइन, इसमें कुछ भी नहीं था समझने के लिए। और यहाँ पे ऐसा था, ये गलत आ गई है, यहाँ से देखिए पहले, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी किसी भी पर्सन को, ठीक है, जो कि खरीद रहा होगा, है ना। और इसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ सच जॉइंट ओनर्स इन गुड फेथ, जो जॉइंट ओनर है उसने गुड फेथ में बेची होगी, ठीक है। उसके बाद बेयरेक्ट में देखिए, इसको एक साथ ही पढ़ना बेटर है, अदर पॉइंट्स, एंड हैज़ नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस दैट द सेलर हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल। मान लीजिए ऐसा कुछ, उस पहले एक पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उसने जॉइंट ओनर है ए बी सी डी, ए ने इन तीनों की कंसेंट ली, क्या मैं ये बॉक्स बेच दूं, इन तीनों ने कहा ओके बेच दो, कंसेंट मिल गई, ये वाला बॉक्स बेच दिया इसने ई को, सेल परफेक्टली वैलिड है, यस बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इनको पता है ना कि ये चीज़ बेची जा रही है, ये चारों जानते हैं ना, तो और ई को भी पता है कि ये जॉइंट ओनर है, तो ऑफ कोर्स उसने इनकी कंसेंट ले रखी है, सब कंसेंट फॉर्म वगैरह देखा और सब कुछ बिक गया। लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है जो आपकी ये लाइन कह रही है, यहाँ पे क्या है कि ए जॉइंट ओनर है इन तीनों के साथ, वो धोखे से किसी तरीके से कंसेंट फॉर्म साइन करा लेता है, ठीक है, और कंसेंट फॉर्म साइन कराता है, इनको आइडिया नहीं है ये क्या साइन कर रहे हैं या वो क्या कर रहा है, किसी भी तरीके की धोखेबाजी होती है इसमें, और ये बॉक्स ई को बेच देता है। अब ई क्या देखता है कि कंसेंट तो मिली हुई है, अब ई ने सोचा कि ए वैसे भी जॉइंट ओनर है ना और बाकी सबकी कंसेंट लेकर आया है, यहाँ पे ये ऑनेस्ट है, ये इनोसेंट है, इसको लग रहा था, इसके पास ऐसा कोई नोटिस नहीं था कि जो बेच रहा है उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है सेल करने की। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
ये जो ई पर्सन है इसके पास ऐसा कुछ नहीं था बिलीव करने के लिए कि जो बेच रहा है उस पर अथॉरिटी ही नहीं है बेचने की, तो सेल परफेक्टली वैलिड होगी। बट सोचो कि ये ए और ई की प्लानिंग हो, ए और ई मिलके प्लान कर रहे हैं कि अपने जॉइंट ओनर की धोखे से आप कंसेंट लिया, उनसे कंसेंट फॉर्म साइन करा लो और सब कुछ मुझे बेच दो। तो यहाँ तो ई जानता है ना कि ए के पास कोई अथॉरिटी नहीं है सेल की, फिर तो सेल वैलिड नहीं है। बस इतना सा सेक्शन था, बताइए क्लियर है? 29 पे आ जाएं, 30 में जाएगा दिमाग आपका, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट करा दूंगी ना तो वो आपको इजी लगने लगेगा, 30 परेशान करेगा। यहाँ तक क्लियर है ना हम लोग? 29 और कर लेते हैं, फिर 30 के लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाना। थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिख लिया है मैंने उसको कि डायरेक्ट नहीं समझ आएगा तो वैसे कर लेंगे। बताइए क्लियर? 29 पे आ जाएं। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, ठीक है, ओके गिनी, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है किसी चीज़ का, कोई चीज़ का पोजेशन तो आ चुका है, बिक तो चुकी है वो चीज़, लेकिन वो बिकी सही तरीके से नहीं है। लेट्स सपोज कि मैंने घर खरीदा और ये जो मैंने घर खरीदा है ना, ये मैंने बी से खरीदा है। किससे खरीदा है? बी से खरीदा है। अब जो बी ने मुझे घर बेचा था तो मैंने क्या किया ना, मैं ए हूँ तो मैंने इसको गन पॉइंट पे रखा और इससे घर के पेपर साइन करा लिए। जब मैंने उसको गन पॉइंट पे रख के घर के पेपर साइन करा लिए, अब फ्रॉड से हुई, कोअर्शन से हुई, कैसे भी हुई, मुझे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई भाई, आई एम दी ओनर नाउ ऑफ दिस हाउस। अब लेकिन घर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, घर मेरे नाम हुआ, लेकिन ये जो घर बिका ये कैसा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, फोर्स से हुआ है। मान लीजिए गन रिमूव हो जाती है थोड़ी देर के लिए और मान लीजिए मैं कहती हूँ चलो ठीक है बेच ही देती हूँ, पैसे दे दो, तो ये परफेक्टली वैलिड हो जाएगा। फोर्स कोअर्जन हटा देते हैं तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं ना। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है छोटा सा, वो तब पढ़ेंगे, बट बेसिकली यही है। तो इस सेक्शन के कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास चीज़ जिसकी मैं ओनर हूँ ना, वो ओनरशिप मैंने किसी गलत तरीके से हासिल की है। पर दो सिचुएशन होंगी, मैंने तो ओनरशिप गलत तरीके से हासिल की है, लेकिन एक सिचुएशन में सेलर को, जो बायर है, उसको पता होगा कि मैंने गलत तरीके से ओनरशिप ली है, और एक सिचुएशन में बेचारे को नहीं पता होगा, उसको लग रहा होगा हाँ पेपर्स हैं, घर इसी का है, रह रही है तो इन्हीं का ही होगा, है ना। दोनों केसेस होंगे। क्या कहता है आपका सेक्शन? When the seller of goods has obtained possession thereof under a contract voidable। वही बात है कि अगर मैंने पोजेशन लिया है किसी का, किसी चीज का voidable कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि voidable 1919A में दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है, बट उस टाइम तक भी जिससे मैंने गन पॉइंट पे घर साइन कराया था उसने कोई एक्शन नहीं लिया है मेरे खिलाफ अभी तक, घर का पोजेशन मेरे ही पास है और मैं उसको बेच रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, वॉइड नहीं कर दिया गया है अभी तक उसको, तो जो बायर है वो गुड टाइटल लेगा। तो फिर अगर मैं वो घर उसको बेच दूंगी ना थर्ड पर्सन को, तो उसकी तो गलती नहीं है ना, उसको तो गुड टाइटल मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो रिजाइंडेड हुआ ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, भले ही वॉइडेबल था बट अभी चल तो रहा है, घर के पेपर्स मेरे पास है, मेरे ही नाम पे हैं पेपर, नो मैटर मैंने कैसे किए थे। वैसे हम घर का एग्जांपल गलत ले रहे हैं, हमें मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेना चाहिए, फ़ोन का ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी से गन पॉइंट पे साइन करा के फ़ोन खरीदा, उसका अपने नाम पे बिल बनवाया, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है बट अब है तो है, रिजाइन हुआ ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, वही चला आ रहा है जो था। तो जो अब मुझसे वो फ़ोन कोई दोबारा खरीदता है, रिटेल सेलर हूँ मैं या जो भी है, तो जो बायर है वो बेचारा है, उसकी क्या गलती, उसको तो गुड टाइटल मिलेगा। लेकिन अगर उसे पता हो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से आया है मेरे पास, वो इनोसेंट ही ना हो, उसको पता हो कि मेरे पास चोरी का सामान है, चोर बाजार से सामान खरीदते हैं तो अकल से खरीदते हैं ना कि गुड टाइटल है ही नहीं सेलर के पास, वॉइडेबल तरीके से या किसी तरीके से आया है, तब तो बायर गुड फेथ में नहीं खरीद रहा होता ना, बायर जानते हुए खरीद रहा होता है कि मैं चोरी का सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, उसके पास नोटिस होता है तब सेलर के डिफेक्ट का। तो बायर के पास गुड टाइटल कब तक है? जब तक तो वो गुड फेथ में खरीदे और उसके पास कोई नोटिस ना हो कि सेलर के पास डिफेक्ट है टाइटल में, सेलर अच्छा सेलर, असली सेलर नहीं है, ठीक है। 29 भी क्लियर, इजी सा था।
अब 30 के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। 30 में आएगी थोड़ी सी दिक्कत, समझाने की कोशिश करती हूँ डायरेक्ट के वर्ड से। नहीं समझ आता है तो आई हैव अ इजी थ्योरी फॉर यू गाइस, फिर वो मैं आपको, या तो आप लोग बोलोगे, वैसे कॉन्ट्रैक्ट वो जो नोट्स मैंने बनाए वो तो इतने सफाई से हैं कि आप उसको पढ़ के समझ ही लोगे। आज का इशू रहेगा, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, पहले सेक्शन समझिए। इफ़ यू वांट मी टू डिक्टेट इसको ईजी लैंग्वेज में, आई विल डू दिस, और अदरवाइज ऐसे ही समझ आता है तो अच्छी बात है। सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, बिल्कुल उल्टी कहानी घुमा दी है इन्होंने। अब एक बात बताइए, मैं हूं, नहीं, सेलर हैं, सेलर बेच रहे हैं कुछ, तो पोजेशन तो देना एक बेसिक सी चीज है ना इस एक्ट में। पोजेशन तो बायर पे जा रहा है ना, वो वहां पे रिटेन कैसे हो रहा है, फिर सेल कैसे हो गई? अगर सेल के बाद भी पोजेशन रिटेन है फिर कैसे होगा? लैंग्वेज देखिए, वेयर अ पर्सन हैविंग सोल्ड गुड्स, एक पर्सन सेल कर रहा है, बेच रहा है चीजें, लेकिन पोजेशन कंटिन्यू कर रहा है अपने ही पास, या फिर पोजेशन नहीं रख रहा है तो डॉक्यूमेंट्स का जो टाइटल है गुड्स का, मान लीजिए जैसे पेपर वगैरह साइन होता है ना, फ़ोन का बिल, फ़ोन की अथॉरिटी, या और भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेपर की ये चीज़ मैं आपके नाम करता हूँ, वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है वो अभी नहीं दिया उसने, वो नहीं साइन हुआ है अभी। मान लीजिए एक टाइम पे आपको डिलीवरी भी मिल गई है चीज़ की, लेकिन वो जो असली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, जैसे कार खरीदी किसी ने, कार उसके घर पहुंच गई, लेकिन कार के जो पेपर्स थे, आरसी वगैरह, वो अभी भी नहीं ट्रांसफ़र हुई। इस केस में क्या होगा? इस केस में वो क्या क्या कर सकता है? कभी सुनिए, एक छोटी सी बात सुनिए आगे बढ़ने से पहले। इस तरह के फ्रॉड होते हैं ना कि ए है, ए ने बी को कार बेच दी एक, ठीक है, और कार की मान लीजिए डिलीवरी भी दे दी, पहुंचा दी उसके घर, दिया नहीं तो क्या नहीं दिया? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल नहीं दिया, कार के पेपर आरसी वगैरह नहीं दिए अभी, और चालाकी से इन पेपर्स से सेम कार सी को भी बेच दी, है ना? कार की इसको पोजेशन इसको दे दिया, पोजेशन बी को मिल गया, बी के पास कार आ गई, बी के पास क्या आ गई? कार आ गई, लेकिन पेपर तो अभी ए ने बनाए नहीं उसके नाम पे, और पेपर दिखा के झूठ, वही पेपर दिखा के सी को भी दोबारा सेम कार बेच दी। इस सिचुएशन की बात करता है सेक्शन 30। तो अब यहाँ पे क्या होगा? दो चीजें हैं, एक तो ये इनोसेंट है या नहीं ये भी तो देखा जाएगा। इसको हो सकता है पता हो कि पोजेशन उसके पास है, ये कार दोबारा सेल हो रही है, वो तो एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन कंसिडर करते हैं कि ये बेचारा इनोसेंट है, इसने भी कार के पैसे दिए तो इसे पोजेशन मिला, इसने कार के पैसे दिए तो इसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिला, तो गलती पे कौन है? ए गलती पे है। यही बात करता है आपका सेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड, द डिलीवरी और ट्रांसफर बाय दैट पर्सन और मर्केंटाइल एजेंट। अब ये चाहे वो डिलीवरी किसी से भी करा रहा है, खुद कर रहा है, अपने एजेंट से करा रहा है, मैटर नहीं करेगा, या तो गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स रोक रहा है, या डॉक्यूमेंट्स की तो डिलीवरी कर रहा है लेकिन गुड्स अभी भी अपने पास रख रहा है, किसी भी सेल, प्लेज या फिर डिस्पोजिशन की किसी भी तरीके से, कोई मैटर ही नहीं करेगा। जो पर्सन रिसीव कर रहा है ना, गुड फेथ में कर रहा है, अगर वो इनोसेंट है, जिसको तीसरी बार भी चीज बेची जा रही है वो इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है प्रीवियस सेल का कि कार तो पहले भी बिक चुकी है, उसके पास नोटिस ही नहीं है इस बात का कुछ, फिर सेम इफेक्ट होगा कि जैसे डिलीवरी ट्रांसफर हो रही हो। अब अगर उस आदमी ने एक कार दो लोगों में बेची है ना, और इस बेचारे को जिसको बाद में भी की है, इसको आइडिया नहीं है कि प्रीवियसली भी सेल हो चुकी है ये, तो भाई ये इसकी तो गलती नहीं है, अब फॉल्ट पे है ए। अब वो तो आगे की बात होती है, वो प्राइस भरे, डैमेजेस दे, क्या करे, दूसरी कार ही ला कर दे। जब ऑथराइज्ड है ओनर से गुड्स का, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको तो ये दिख रहा है ना कि कार के पेपर इसी के ही नाम है, बेच रहा है तो सही बेच रहा होगा ना। और इस केस में बी को क्या दिख रहा है? बी को ये दिख रहा है कि हाँ भाई कार तो इसके ही पास थी ना, ये कार तो मुझे दे रहा है, कह रहा है 2-3 दिन में पेपर तैयार हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है? तो ऐसे में बायर की गलती नहीं होती है, लेकिन
अगर खरीदा या अग्री किया खरीदने के लिए सेलर की कंसेंट से और पोजेशन मिल भी गया गुड्स का, या पोजेशन नहीं मिला तो टाइटल मिल गया। देखो दोनों चीजें तो एक साथ नहीं मिल सकती ना। अगर पोजेशन और टाइटल एक साथ मिल जाएगा तो वो थर्ड पर्सन को थोड़ी सेल कर पाएगा दोबारा, है ना। तो अगर पोजेशन और टाइटल में से कोई एक चीज मिल गई ना उसको, फिर क्या होगा, डिलीवरी और जो ट्रांसफर होगा ना, जो पर्सन है या एजेंट कर रहा है, जरूरी नहीं है मैं खुद ही ये फ्रॉड करूं, मैं हो सकता है अपने एजेंट से भी करा लूं, ठीक है। तो ये जो गुड्स और डॉक्यूमेंट होंगे टाइटल के, सेल इनमें से किसी भी तरीके से मैंने किए हो, तो अगर जो रिसीवर है, अब दो रिसीवर हैं इस केस में, बी भी रिसीवर है और सी भी रिसीवर है, दोनों रिसीवर गुड फेथ में होने चाहिए। सबसे पहली ये कंडीशन, उनके पास कोई नोटिस नहीं होना चाहिए, उनको पता, यहाँ पे नोटिस का क्या मतलब है कि वो उनको पता ही नहीं होना चाहिए कि पहले सेल हो चुकी है, किसी तरीके से लेन में रह चुकी है, या ओरिजिनल सेल पहले ही कभी हो गई है अभी नहीं हो रही है, उनको इन बातों के बारे में पता भी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो कि अगर एक चीज दो लोगों के बारे में बिक रही है ना, तो इन दोनों का इनोसेंट होना बनता है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, इसका इफेक्ट कि ये देखा जाएगा कि अगर वो प्रॉपर्टी लेन में थी ऑलरेडी उस पर, या फिर कहीं पे पैसे रख के उठा रखे थे उस पर कोई लोन ले रखा था, या एक ऊपर वाला क्लॉज ये था कि थर्ड पर्सन को सेल कर रखा था, तो ये माना जाएगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये बंदा लायबल है। अगर एक प्रॉपर्टी पे लोन उठा के उसे इसको सेल कर रहा है, तो इसके लिए होगा कि भाई प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं है, मैं तो नहीं भरूंगा, ये बेचारा इनोसेंट था, इसको कोई नोटिस नहीं था, तो ये यहाँ इनोसेंट है। अगर यही चीज सेल दो तीन लोगों में हो रही है तो भी ये लायबल है, माने नहीं जाएगा ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। इसको या तो इसका अमाउंट वापस करना पड़ेगा और इसको गाड़ी देनी पड़ेगी, या जो भी करना पड़ेगा, दोनों इनोसेंट माने जाएंगे, दोनों के ही लिए माना जाएगा कि ऐसा लेन या ऐसा राइट कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले कोई प्रीवियस सेल हुई ही नहीं है उसकी, दोनों को देगा, कैसे भी देगा वो उसके ऊपर है, ठीक है। ये था आपका सेक्शन 30। आप लोग मुझे बताइए कि सेक्शन 30 तक क्लियर है, आपको समझ आया है ये थोड़ा। अब मुझे ये लिख के बताइए कि इस पे थोड़ी सी डिक्टेशन आप लोग चाहते हैं या ऐसी क्लियर है, बस कल नोट्स में ही दे दूं। वही है, देखो एक इंसान अगर झूठी सेल कर रहा है, दो दो लोगों को बेच रहा है, या झूठी सेल भी नहीं कर रहा है, पहले उस कार पे कोई लोन वोन ले रखा है, कोई पैसे हैं, कोई उसे लेन में दे रखा है, फिर उसके बाद उसी को सेल कर देता है, तो वो जो बेचारा बायर है उसकी गलती तो नहीं है ना, है ना। क्वेश्चंस कर लें अब, 30 क्लियर है, कल नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसको, है ना। कोई केस तो नहीं छूटा, ये देख लेते हैं, नहीं केसेस भी हम लोगों ने साथ साथ कर लिए हैं, ठीक है। एक बार क्विकली आप लोग मुझे बता दीजिए, आप यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लें सेक्शन 30 तक। 73 IC अप्लाई होगा, हाँ जी वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो जो सोगा है उसी में ही देखते हैं। कई बार नहीं भी जाता उधर, कई बार ऐसे होता है कि इसी में ही यहीं पे ही लगा के उसको रफा दफा कर दिया जाता है। ऑल राइट गिनी, नंदिनी, सोनालिका, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं। कल तक के तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए थे, बताइए। चैप्टर 3 के रह रहे हैं ना हमारे पास, सिर्फ बोर्ड खोलते हैं हम अपना। चलो चैप्टर 3 के क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बोलती हूँ, आप मेरी बात सुनिए और मुझे सेक्शन नंबर बताइए। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सेल of the Goods Act 1930 it has been provided that unless, अब वर्ड सुनिए, कौन से सेक्शन में बताया गया है क्या, unless the goods are ascertained no property in goods passes to the buyer। किस सेक्शन में कहा है, रिपीट करती हूँ, unless the goods are ascertained, यानी अगर प्रॉपर ओनरशिप पास करनी है बायर को तो गुड्स का ascertain होना जरूरी है। किस सेक्शन में कहा गया है ये, ऑप्शन दो, सेक्शन 18 में कहा है, सेक्शन 20 में कहा है, सेक्शन 23 में या 19 में। 18, वेरी गुड, स्नेहा, तथागत, आदिति, गिनी, नंदिनी, गुड। सेक्शन 18 में कहा है कि अगर प्रॉपर्टी, ओके तथागत, जतिन, कि अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप देनी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो फिर उसके लिए मैंडेटरी है कि एसर्टेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिए। देयर आर
exceptions to the rule that a seller of a good cannot give the buyer better title। यानी एक रूल है कि जो सेलर है गुड्स का वो बेटर टाइटल नहीं दे सकता खुद से, बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ। अच्छा, एक चीज पे आइए, नोटबुक खोलिए 1 मिनट आप लोग, एक वो लिखवाती हूँ सेक्शन 27 पे। एक चीज लिखिए, वैसे नोट्स में है बट मैं चाहती हूँ ये डायरेक्ट के ऊपर लिख लो। डायरेक्ट पे लिखना, नोट्स में मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर रखा है बट स्टिल यू नीड टू राइट। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट मैक्सिम। ठीक है, हाँ जी, सेक्शन 27 के लिए है ये मैक्सिम। क्या कहता है सेक्शन 27? सेल बाय पर्सन नॉट ओनर, यानी कोई ऐसा बंदा जो चीज सेल कर रहा है और वो उसका ओनर भी नहीं है, तो ये मैक्सिम है। इस मैक्सिम का क्या मतलब है? अ पर्सन कैनॉट confer a better title than he has। ये है आपकी मैक्सिम। मैक्सिम लिखिए, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 27 से है, जहां पे एक अनऑथोराइज्ड पर्सन सेल कर रहा था। ऐसा पर्सन सेल कर रहा था जिसके पास राइट ही नहीं था उस चीज को सेल करने का, तो उस केस में मैक्सिम है। जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे बताइएगा, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आगे का। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट लिख लिया? ओके, चलिए क्वेश्चन है, देयर आर, इरेज कर दूं, चलो रखो। देयर आर, क्वेश्चन सुनिए, देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल दैट अ सेलर, मतलब एक एक्सेप्शन है रूल के लिए कि सेलर नहीं दे सकता बायर को बेटर टाइटल खुद से ज्यादा। ये किस चीज के लिए रॉन्ग है? अब एक बात बताइए, कब दे सकता है वैलिड टाइटल? जब वो खुद वैलिड ओनर है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक एक्सेप्शन है कि जो सेलर है आपका वो बायर को अपने से बेटर टाइटल नहीं दे सकता। तो मुझे बताइए किस केस में नहीं दे सकता वो अपने से बेटर टाइटल? जब वो जो बेची गई है चीज किसी ऐसे पर्सन के थ्रू बेची गई हो जो उसका एक्चुअल ओनर था ही नहीं। तो इसका सेक्शन पूछा है, कौन से सेक्शन में बात हो रही है इस तरह की, तो सेक्शन 27 में बात हो रही है इसकी, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर देर इज अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मैंने आपको अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, बताना जरा किस सेक्शन में बताया था मैंने अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, है ना। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है अगर सेल के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स की डिलीवरेबल स्टेट में हो रही है, तो जो प्रॉपर्टी है जो पास होगी बायर को, अब ऑप्शन सुनिएगा आप अपने, कब पास होगी? व्हेन द सेलर ऑफर्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर, या फिर व्हेन द पेमेंट इज मेड, या व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टेकन बाय द बायर, और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, ऐसा है कि कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एक तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन नहीं है और गुड्स भी स्पेसिफिक हैं और पहले से ही डिलीवरेबल स्टेट में है, उसमें कोई चेंज ही नहीं करना। हाँ एग्जैक्टली डी, जब अनकंडीशनल है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, गुड्स भी स्पेसिफिक हैं, पहले से ही डिलीवरेबल स्टेट में है, वेरी गुड स्नेहा, तो फिर हमें बाकी प्राइस वाइज का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन चुका है तो तुरंत उसको प्रॉपर्टी पास कर देंगे, पास टू द बायर, वेरी गुड तथागत। अब मैं ये नहीं जानती कि अच्छी बात है या बुरी बात है, बट चैप्टर 3 से रिसेंट ईयर्स में और क्वेश्चंस नहीं है। अब आपने इतना पढ़ा, पर हमें हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं और थोड़ा डिग करके ढूंढूंगी कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए कि आया हो और हमारी ही नज़रों से छूट गया हो। इसीलिए मैंने कहा था कि नोट्स तो कल प्रोवाइड करूंगी, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूंगी क्योंकि और चैप्टर 3 से नहीं है। हो सकता है मैंने उसको चैप्टर 4 में डाल दिया है, बट चैप्टर 4 में तो 4 के ही हैं, चैप्टर 3 से और क्वेश्चंस नहीं हैं सैडली। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें इतना इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से देखना। हाँ मेंस में कई बार सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए नाउ वी आर डन टिल चैप्टर 3।
अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि चैप्टर 3 तक तो कुछ इशू नहीं है, थोड़ी सी स्टोरी चैप्टर 4 की क्लियर कर लें, क्योंकि चैप्टर 3 से और कुछ नहीं आ रहा है। फिर भी मैं एक बार और अच्छे से चेक करूंगी कि कोई क्वेश्चन मेरी ही नज़र से तो नहीं चूका, उसके बाद आपको प्रॉपर पीडीएफ चैप्टर वाइज प्रोवाइड होगी। बट आप लोग मुझे बताइए कि चैप्टर, अब हमने देखिए चैप्टर 1 किया था, चैप्टर 1 में टाइम क्यों लगा? क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज था उसमें, और कहीं ना कहीं हमने 30 सेक्शन कर लिए हैं, यानी हम आधे सोगा पे आ गए हैं। हार्डली 3 to 4 क्लासेस में हमारा सोगा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, इन सेक्शन पे इतना टाइम देने का कोई बेनिफिट नहीं है। हमने कितना पढ़ा, और रीसेंट क्वेश्चन हाँ मेंस में होते हैं और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल प्री में क्वेश्चन चैप्टर 1 से ज़्यादा थे। क्या मेरा इसका रीज़न है आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ देने का, कि आपको पता हो कि आपको किस एरिया पे कितनी मेहनत करनी है। आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, आपको पता होगा कि मुझे इस एरिया पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, हमारा आधा सोगा हो चुका है, आधा बचता है। चैप्टर नंबर 4 का टाइटल तो देख ही लेते हैं। अब मुझे बताइए किस किस में स्ट्रेंथ है अभी पढ़ने की आगे, या कौन कौन अभी सिर्फ डाउट देगा? जल्दी से क्लियर कराइए। देखिए, सब कुछ मत याद कीजिए ना, आपको मैं साइड बाय साइड बताती चल रही हूँ। मैंने आपको उस तक से डेफिनेशन क्लॉज तक से कहा। देखो, पढ़ने का तरीका पता है क्या होता है? एक चीज़ फैक्ट है लॉ में, अगर हम लोग ये सब कर रहे हैं तो हमें चीज़ें रटनी एक टाइम पे पड़ेंगी। किस चीज़ का सेक्शन नंबर क्या है? अब मुझे जल्दी से कैविट एम्प्टर का सेक्शन नंबर बताओ। कोई चीटिंग नहीं करेगा, बैरेक्ट नहीं खोलेगा, जल्दी सेकंड्स में रिप्लाई करो, वरना मुझे लगेगा आप लोगों ने देख लिया। कैविट एम्प्टर का सेक्शन बताना। स्नेहा वेरी गुड। 16 आदिति गुड। अब आप खुद देखिए ना, सब कुछ नहीं रटोगे। सेक्शन नंबर पूछा था मैंने तथागत, सब कुछ नहीं रटोगे। और सब कुछ कैसे रट लोगे? मेरे हिसाब से अगर मैं काउंट करने पे आऊंगी, मेजर माइनर सभी लॉ, लोकल लॉ, हजारों लाखों सेक्शंस बैठेंगे। याद करो, जैसे मेजर चीज़ें हैं, PYQ देखो, मैं तो दे ही रही हूँ चैप्टर वाइज। अब आपने राजस्थान देना है, उठाओ राजस्थान का पेपर, देखो कितना किस सब्जेक्ट का वेटेज है। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें अपने हाथ से करते हैं ना, तो उनका बेनिफिट ही अलग होता है। हम टॉपिक से भटक गए। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ चैप्टर 4 का, या आप लोगों के डाउट्स लूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, या एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानना है, कोई टिप चाहिए, कोई परेशानी हो रही है प्रिपरेशन में, एनीथिंग, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत है? देखिए, मेरी साइड से हम लोग 30 सेक्शन कर चुके हैं। एक बार और उसको अच्छे से पढ़ के नोट्स को कल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि आज की क्लास के हिसाब से मुझे उसमें कुछ डालना था ना, बस इसीलिए नहीं दी आज। और क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर के मतलब पूरा इसके एंड में दे दूंगी, और 3 से 4 क्लास में हो जाना चाहिए अब होगा वैसे तो। चलिए चैप्टर 4 समझ। मेंस के लिए सेक्शन 4 एंड सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है, राइट? बाकी सेक्शन फॉर प्रीलिम्स, देखिए हाँ, ये दो सेक्शन 4 एंड 16 तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, देखो प्री हो या मेंस हो, मैं सिर्फ प्री को लेकर नहीं चल रही हूँ। हम लोग ना 80% प्रिडिक्ट कर पाते हैं चीज़ें, और 80% प्रिडिक्शन की भी जो बुनियाद होती है ना, जो बेस होता है, वो हमारा क्या होता है? वो होता है PYQ के पीछे कैसे क्वेश्चन आए हैं। हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई, मेंस में इसके अलावा किसी और एरिया से बन ही नहीं रहा है, तो हम ये 80% प्रेडिक्ट कर देते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा नया होता है जो पहले कभी नहीं आया होता, पर उस साल आ गया होता है। 1 मिनट की बात खत्म कर लो जतिन, फिर पढ़ती हूँ ये, ठीक है? फिर आ गया होता है, तो हम 80% के साथ साथ ना हमें उस 20% के लिए भी थोड़ा थोड़ा रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल सच है कि आप सेक्शन 4 और सेक्शन 16 को अच्छे से करो, देखो, लेकिन समहाउ कई बार आ जाता है ऐसे ही, प्रॉपर्टी पास टू दी पोजेसर, ऐसे तो वो प्रॉपर्टी वर्ड ओनरशिप डिनोट करता है, इस तरह की चीज़ें। कई बार मेंस में ही वो लॉटरी टिकट टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं, सिचुएशन दे देते हैं, तो तैयार तो आपको हर चीज़ के लिए रहना पड़ेगा, है ना? बाकी मेजरली ऐसे ही होता है, और आगे भी कुछ होगा तो मैं बताती हूँ। ओके पारुल, चलिए, थैंक यू सो मच।